और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। रूस में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि समंदर में रूस ने मिसाइल टेस्ट किया है। पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल टेस्ट किया है। रूस ने जापान सागर में अपनी ताकत दिखाई है। तो देखिए, रूस अपनी ताकत भी लगातार मैदान में भी दिखा रहा है, जंग के मैदान में, और युद्धाभ्यास भी कर रहा है। देखिए किस तरह से रूस ने जापान सागर में अपनी ताकत दिखाई है और समंदर में रूस ने ये मिसाइल टेस्ट किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर बारूदी प्रहार किया है। डोनेस्क में फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया गया है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ये बम बरसाए गए हैं रूस द्वारा। तो देखिए रूस ने कैसे डोनेस्क में फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया है। ये जो बम बरसाए गए हैं, ये दरअसल यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया था, उसमें इस्तेमाल किए गए हैं ये बम। नेटो के देशों को रूस ने सख्त चेतावनी दी है। पुतिन के करीबी निकोलाई पेट्रुशेव ने बयान दिया है, जंगी साजिश का विनाशकारी जवाब देंगे हम, ये कहा है पेट्रुशेव ने। तो देखिए, पुतिन के करीबी हैं निकोलाई पेट्रुशेव और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जंगी साजिश अगर की जाएगी तो उसका हम विनाशकारी जवाब देंगे। तो यूरोप को रूस ने डायरेक्ट वार्निंग दी है, सीधे तौर पर कहा है। निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि रूस की युद्ध तैयारी को नहीं परखे नेटो, किसी भी प्रयास का फौरन जवाब दिया जाएगा। रूस की तरफ से जो जवाब होगा वो यूरोप के लिए विनाशकारी होगा। क्यों दी है ये चेतावनी, ये समझिए। इस वक्त चेतावनी के क्या मायने हैं। इंग्लैंड में अमेरिकी एटमी हथियार तैनात किए गए हैं। फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। नॉर्वे ड्रोन और हथियार खरीद रहा है यूक्रेन को देने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। बाल्टिक देशों में भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है जंग की। ऐसे में ये बयान दिया गया है। रूस की चेतावनी लेकिन गंभीर क्यों है, वो इसलिए क्योंकि निकोलाई का बयान पुतिन का संदेश समझा जाता है, क्योंकि वो पुतिन के बहुत करीबी हैं। निकोलाई पात्रुशेव पुतिन के करीबी होने की वजह से अगर कुछ कहते हैं तो उसे समझा जाता है कि दरअसल ये पुतिन की सोच है जिसके बारे में वो बोल रहे हैं। और निकोलाई पेट्रुशेव ये कह रहे हैं कि यूरोप को, नेटो को परखने की जरूरत नहीं है किस तरह की तैयारी रूस कर रहा है जंग के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन समंदर से हमले के लिए रूस ने बहुत बड़ी तैयारी की है। परमाणु पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की के फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में शामिल हुए पुतिन। परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की पूरी तरह से तैयार है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए रूस को एडवांस नेवी की जरूरत है। पुतिन को रूस की पनडुब्बी प्रोडक्शन रफ्तार बहुत ज़्यादा शानदार है, ये कहा है पुतिन ने। तो देखिए किस तरह से शानदार पनडुब्बी बनाने की जो रफ्तार है उसकी तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं पुतिन। खुद शामिल हुए हैं जाकर रेजिंग सेरेमनी में और इस तरह से अपनी ताकत को पुतिन ने बढ़ाया है। समंदर में पुतिन ने विनाशक तैयारी की है, कैसे समझिए। खबर यह है कि रूस की परमाणु पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की पूरी तरह से तैयार है। कन्याज पोजर्स्की की फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में खुद पुतिन पहुंचे। फ्लैग रेजिंग में पुतिन ने रूस की नौसेना की जमकर तारीफ की। बहुत शक्तिशाली है परमाणु पनडुब्बी कन्याज पोजर्स्की, ये कहा पुतिन ने। तारीफ भी की नौसेना की। पश्चिम और यूरोप के लिए इसे अहम संदेश माना जा रहा है। रूस का पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम बहुत शानदार है, कहा पुतिन ने। किसी भी खतरे का जवाब देने में हमारी नेवी सक्षम है। रूस की नेवी की ताकत बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, कहा पुतिन ने। इसके मायने क्या हैं? जमीन के साथ साथ समंदर में भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। परमाणु ताकत वाली पनडुब्बियों का जखीरा मौजूद है और उसको बढ़ा रहा है। नेटो और यूरोप के लिए समंदर में मोर्चा बंदी कर रहा है रूस। तो समंदर में रूस एक्टिव है, अपनी जो ताकत है उसे बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में इस पनडुब्बी को भी तैयार किया गया है। साथ ही अपनी नेवी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं पुतिन। उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से जो हमारी नेवी है वो पूरी तरह से सक्षम है। भूमध्य सागर में रूसी नौसेना की गतिविधि बढ़ गई है। काला सागर में पहले से ही 4 रूसी युद्धपोत तैनात हैं। अजोव सागर में 7 रूसी युद्धपोत मौजूद हैं।
तो देखिए इस वक्त काला सागर खौल रहा है। समुद्र में रूस और यूक्रेन के बीच पोर्ट युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों ने एक दूसरे के पोर्ट को तबाह करने के लिए बारूदी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये वो जंग है जो किसी भी वक्त एटमी युद्ध में बदल सकती है। अब सवाल यही है कि आखिर ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन में पोर्ट वॉर क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। इस्तांबुल में जिस वक्त रूस और यूक्रेन में तीसरे दौर की बैठक चल रही थी, जिस वक्त युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, उसी वक्त रूस और यूक्रेन में पोर्ट युद्ध शुरू हो गया। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के पोर्ट को तबाह करने में जुट गई। यूक्रेन ने रूस के कई बंदरगाहों को टारगेट किया, तो बदले में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को दहला दिया। वार्ता के दौरान ही रूस और यूक्रेन में पोर्ट युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस भयावह जंग के क्या मायने और मतलब हैं, दोनों देशों में शुरू हुए पोर्ट युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पोर्ट वॉर का पहला चैप्टर देखिए। युद्ध का यह पहला अध्याय यूक्रेन के हमले से जुड़ा है। आधी रात को यूक्रेन ने रूस में बमबारी और ड्रोन वर्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ रूस के कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई। सोची, क्रास्नोदर और सेवास्तोपोल, ब्लैक सी से लगते इन तीनों रूसी प्रांतों में रूस के बंदरगाह मौजूद हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने इन तीनों पोर्ट पर एक साथ धावा बोला। आधी रात को तीनों पोर्ट पर सीरियल विस्फोट किए गए। ये वो धमाके थे जिससे क्रेमलिन भी दहल गया। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के हमलों के सामने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ फेल हो गए, बल्कि कई मिसाइलें भी मिसफायर हुई। इस तस्वीर को देखिए, यह रूस के सोची की तस्वीर है। रूसी एयर डिफेंस ने मिसफायर किया तो मिसाइल सोची में ही गिर गई। जोरदार ब्लास्ट हुआ, हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस के एयर डिफेंस तब फेल हो गए जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने सबसे भीषण हमला रूस के क्रास्नोदर में किया। यहां रूस के 2 पोर्ट को टारगेट किया गया। क्रास्नोदर के सोची में एक के बाद एक 5 जबरदस्त धमाके हुए। यूक्रेन के हमले में सोची बंदरगाह का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने सोची में रूस के रेल ब्रिज को तबाह कर दिया। सोची एयरपोर्ट पर मौजूद रूस के ऑयल डिपो में भी आग लग गई। यूक्रेन के हमले की वजह से क्रास्नोदर के नोवरोसिस्क पोर्ट में भी आग लग गई। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवास्तोपोल पोर्ट पर एक के बाद एक सीरियल अटैक किया। हमले में रूस की ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने रूस के पोर्ट को दहलाया तो भड़की पुतिन सेना ने यूक्रेन के एकमात्र बंदरगाह पर बारूदी वर्षा की। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने समंदर से ओडेसा पोर्ट पर मिसाइलों की बरसात की। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा पोर्ट पर एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। पोर्ट पर मौजूद यूक्रेनी फोर्स के कई ठिकाने बर्बाद हो गए।
रूस के हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया। रूस ने नेटो के उन हथियारों को जलाने की कोशिश की जो हाल ही में ओडेसा पोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि रूसी सेना नेटो के हथियार को तबाह कर पाई या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्लैक सी में अचानक इतनी बड़ी जंग क्यों शुरू हो गई है? बारूदी विध्वंस में काला सागर क्यों खोलने लगा है? इस पोर्ट युद्ध के पीछे का कारण क्या है? रूस और यूक्रेन में जो पोर्ट युद्ध शुरू हुआ है वो जल्द ही एटमी जंग में बदल सकता है। रूस ओडेसा पोर्ट को इसलिए तबाह कर रहा है क्योंकि यहां अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं, जबकि यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर हमला कर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जख्म देने की कोशिश कर रहा है। अगर क्रीमिया तबाह हुआ, अगर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचा, तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु विकल्प आजमा सकती है। पुतिन सेना किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है। परमाणु विस्फोट हुआ तो यूरोप विनाश का दरवाजा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि नेटो का एयरक्राफ्ट रूस के बॉर्डर के पास दिखाई दिया है। तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है पहले से ही रूस और नेटो के बीच। इस बीच खोजी विमान दिखाई दिया है। नॉर्वे ने पनडुब्बी खोजी विमान भेजा है। रूसी सैन्य ठिकाने के पास दिखा ये विमान और इसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है नेटो और रूस के बीच। तो नेटो वर्सेस रूस, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या ये महायुद्ध तय है? ये बड़ा सवाल है। वजह क्या है? बैरन सागर के ऊपर उड़ा है नॉर्वे का विमान। मरमंस्क में दिखा है नॉर्वे का P-8A पोसाइडन। टेंशन क्यों है समझिए। मरमंस्क में रूस का अहम सैन्य ठिकाना मौजूद है। मरमंस्क में रूस के पनडुब्बी के बेड़े तैनात हैं। P-8A पोसाइडन पनडुब्बी खोजी है। बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट ने करीब 4 घंटे तक इस इलाके में उड़ान भरी। नॉर्वे के विमान ने द्वीप स्वालबार्ड तक उड़ान भरी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पूर्व कमांडर वैलेरी ने भविष्यवाणी की है। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वैलेरी ने कहा है कि यूक्रेन रूस युद्ध 2034 तक चलेगा। वैलेरी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का नया दौर अब शुरू हुआ है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध 10 वर्ष और चलेगा? वैलेरी ने क्या कहा है समझिए। भीषण युद्ध 2034 तक चलेगा। संघर्ष नए दौर में प्रवेश कर गया है। अगले 10 वर्ष तक टकराव चलेगा। वैलेरी की नसीहत क्या है समझिए। यूक्रेन रक्षा रणनीति में बदलाव करे, संसाधन को प्रभावी ढंग से जुटाए। बुनियादी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन है वैलेरी ज़ालुझनी, ये भी समझिए और उनकी बात अहमियत क्यों रखती है। यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ हैं और उनका ये कहना है कि अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये 10 साल तक चलने वाला युद्ध हम अपनी ताकत को बढ़ा लें। यूरोप में हालात लेकिन देखिए किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को बारूद सप्लाई अब बढ़ा दी है। साथ ही यूक्रेन के लिए सुरक्षा चक्र भी बनाया जा रहा है। बौखलाए रूस ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे नेटो पलटवार करे तो भारी तबाही मचाई जा सके। अब रूस 4 फ्रंट पर युद्धाभ्यास कर रहा है। बाल्टिक से आर्कटिक तक वॉरशिप आग उगल रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो चुकी है। उसके पीछे वजह है यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज। अभी तक अमेरिका को छोड़कर दूसरे नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगा, ट्रंप ने यू टर्न ले लिया।
अब अमेरिका ने यूरोप में दोहरी चाल चली है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम देने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। ऐसे में रूस का बौखलाना तय है। इसके लिए अमेरिका ने नेटो से रूस के पास मिलिट्री बेस तैयार करने को कहा है, जिससे वहां एटमी हथियारों की तैनाती की जा सके। जबकि इससे पहले अमेरिका ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर चुका है। अमेरिका ने परमाणु बम ब्रिटेन भेजे थे, जिससे रूस ने धमकी दी थी। लेकिन अब रूस के पास भी अमेरिका एटमी हथियारों की तैनाती करेगा तो पुतिन का पारा बढ़ना तय है। इसलिए रूस बड़ा सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने जा रहा है। काला सागर, बाल्टिक सागर के बाद रूस ने अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक में वॉरशिप तैनात किए हैं। बाल्टिक और काला सागर में रूस का जंगी बेड़ा पहले से ही तैनात है, जबकि पैसिफिक में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा अटलांटिक और आर्कटिक सी में वॉरशिप के अलावा रूस न्यूक्लियर सबमरीन लगा रहा है। यानी रूस ये बता रहा है कि अगर अमेरिका एटमी कंटेनर भेजकर रूस को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है, तो रूस भी अमेरिका की घेराबंदी के लिए समंदर में बड़ा जाल बिछा रहा है, जहां से वो कभी भी अमेरिकी शहरों को टारगेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राद के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। यानी जल थल नभ में एक साथ रूस ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज है। रूस की तैयारी यहीं तक नहीं है। अरब में ईरान से गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती देने जा रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। ये पुतिन का आक्रोश है जो अब दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका ने रूस को सीधा चैलेंज किया है। इसका जवाब देने के लिए रूस फ्रंट फुट पर आ चुका है। लेकिन एक बार फिर आइए रुख करते हैं युद्ध के मैदान का। और युद्ध का मैदान सबसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त यूरोप में है। यूरोप में हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। हथियारों को लेकर सभी देश इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कर रहा है बहुत बड़ी तैयारी, परमाणु पावर बनने की तैयारी में है। बेल्जियम परमाणु रिएक्टर के लिए ले सकता है बड़ा फैसला, यानी परमाणु रिएक्टर बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला बेल्जियम द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि वो परमाणु पावर बनने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में हथियारों की एक होड़ इस वक्त है जो शुरू हो चुकी है। लेकिन यूरोप में एटमी हथियारों की होड़ क्यों है, इसे भी समझिए। पुतिन का न्यूक्लियर प्लान क्या है, पहले उसे समझना जरूरी है। रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल बेस का तेजी से विस्तार किया है। नेटो और यूरोप से टक्कर के लिए रूस का ये काउंटर प्लान है। व्हाइट सी से लेके लगे हुए नेनोन्स्का पर परमाणु हथियार बेस मौजूद है। फुटबॉल ग्राउंड जैसी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है, यानी इतनी बड़ी, जितना बड़ा एक फुटबॉल ग्राउंड होता है, इस तरह की 3 फैसिलिटी हैं। नेनोन्स्का में 2 मिसाइल कंटेनर, 1 मिसाइल लॉन्च पैड भी मौजूद है। रूस के खिलाफ यूरोप में लेकिन बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। ड्रोन के लिए 1 बिलियन यूरो खर्च करेगा नॉर्वे, बेल्जियम, नॉर्वे, हर देश अपनी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यूक्रेनी कंपनी से ड्रोन खरीदने को लेकर समझौता हुआ है नॉर्वे का। तो देखिए किस तरह से बेल्जियम परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, तो नॉर्वे ड्रोन पर 1 बिलियन यूरो खर्च करेगा और इसको लेकर यूक्रेनी कंपनी से ड्रोन खरीदने को लेकर ये अहम समझौता नॉर्वे का हुआ है। तो
तो ड्रोन क्यों खरीद रहा है नॉर्वे, ये भी समझ लीजिए। खबर क्या है? खबर यह है कि ड्रोन खरीदने के लिए 1 बिलियन यूरो का बजट बनाया गया है नॉर्वे द्वारा। यूक्रेनी निर्माताओं से ड्रोन खरीदने का बड़ा फैसला लिया गया है। यूक्रेनी निर्माताओं के लिए 400 मिलियन यूरो खर्च करा जाएंगे। तो क्या अब पुतिन वर्सेस यूरोप होगा? क्या ये सीधी जंग होने वाली है? क्या यूरोप और रूस में सीधी टक्कर शुरू हो गई है? क्या यूरोप खुलकर रूस को चुनौती देगा? और क्या यूक्रेन जंग का दायरा यूरोप तक फैल रहा है? इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन ये कि अंतरिक्ष में ईरान को मिली है बहुत बड़ी सफलता। चंद्रयान-1 सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया है। एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए अहम था ये परीक्षण और ये अहम सफलता ईरान को मिली है। ये सफल परीक्षण रहा है। चंद्रयान-1 सैटेलाइट का ये सफल परीक्षण किया है ईरान ने। ये जो परीक्षण था ये दरअसल एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए, ईरान के एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए बहुत अहम था और ये परीक्षण सफल रहा है। तो ईरान की ये बड़ी सफलता अंतरिक्ष में या एरोस्पेस के क्षेत्र में जो उसका प्रोग्राम है उसके लिए है। 10 секунд. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. तो ईरानी सैटेलाइट का सफल परीक्षण और इसके दरअसल क्या मायने हैं आपको ये बताते हैं। 60 किलोग्राम वजन वाले चंद्रयान-1 का ये परीक्षण किया है ईरान ने। पहली बार 500 किलोमीटर से ऊपर की कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। ईरान का दावा है कि रिसर्च सैटेलाइट है चंद्रयान-1। सैटेलाइट IRGC एरोस्पेस यूनिट की तरफ से तैयार की गई है। पश्चिम के देशों की आलोचना और आपत्तियों को खारिज किया है ईरान ने। एरोस्पेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम था ये परीक्षण जो सफल हुआ है ईरान के लिए। लेकिन इस बीच मध्य पूर्व में सुलगी बारूदी चिंगारी अब जल्द ही ज्वाला में बदल सकती है। वो भी एक ऐसी ज्वाला में जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे और दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ चीन और रूस। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। तो वहीं जंगी मोर्चे पर अमेरिका से टकराव का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। अब ये टकराव संकेत क्या दे रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल के अलायंस ने ईरान के लिए जिस संकट को खड़ा किया है उस संकट को टालने के लिए ईरान ने अब ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर ली है जो इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी का तोड़ बन सकती है। इस बार ईरान ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है जिसका प्रमाण है ईरान के राष्ट्रपति का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक इजराइल के किसी भी ऑपरेशन के लिए ईरान तैयार है। हमारी सेना कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमले के लिए तैयार है। दरअसल ये इजराइल और अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है जिसमें इजराइल पर हमले की तैयारी का दावा है। क्योंकि 48 घंटे के अंदर ईरान हमला करने वाला है। क्या ईरान अब इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा? क्या ईरान ने यूएस से मुकाबले की तैयारी कर ली है? इन सवालों का जवाब हाल ही में ईरान की तरफ से महसूस हुई हलचल देते हैं। वो हलचल जिसे युद्ध का ट्रेलर भी कहा जा सकता है। यूएस से टकराने की तैयारी ईरान ने ट्रेलर किया जारी। समुद्र में आगे बढ़ रहा यह युद्धपोत अमेरिकी नौसेना का है और आसमान से जिस हेलीकॉप्टर से इस पोत को रास्ता बदलने की चेतावनी दी जा रही है वो ईरान का है। दरअसल अमेरिकी DDG फिट्जगेराल्ड डिस्ट्रॉयर ओमान सागर में आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी कोस्ट के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर इस डिस्ट्रॉयर को रोक लिया। ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल होने पर बारूद से उड़ाने की धमकी दी गई और ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने रास्ता बदल लिया।
हालांकि ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का सवाल है, इसलिए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को रास्ता बदलना ही था। लेकिन माना जा रहा है कि यही टकराव अगले कुछ घंटों में युद्ध में बदल सकता है। ये दावा सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पजेश्कियान ने युद्ध की चेतावनी दी है, बल्कि इसके पीछे ईरान की मजबूती है। दावे के तहत रूस और चीन ने ईरान को पूरा समर्थन दे दिया है। रूस और चीन परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं और इस समर्थन की वजह है रूस, चीन और ईरान पर लगे प्रतिबंध। यही प्रतिबंधित साझेदारी अब रणनीतिक साझेदारी में बदलती नजर आ रही है, जिसे ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गारिबाबादी ने शब्दों में गढ़ दिया है। उनके मुताबिक चीन और रूस के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। इन संबंधों को रणनीतिक संबंध कहा जा सकता है। रूस के साथ ईरान की रणनीतिक साझेदारी संधि भी है। ये बयान बताता है कि अब रूस और चीन ने ईरान के हौसलों को नई उड़ान दे दी है। यानी ईरान अगर अब युद्ध में उतरता है तो वो अकेला नहीं होगा, बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ होंगे, जिससे प्रामाणिकता देता है ईरान का IAEA के लिए जारी बयान, जिसमें कहा गया है कि ईरान IAEA की तकनीकी टीम के दौरे पर सहमत है। हम नए तौर तरीकों पर IAEA की टीम को वार्ता के लिए आने दे सकते हैं, लेकिन ईरान IAEA की टीम को परमाणु स्थलों पर जाने नहीं देगा। अब प्रश्न यह है कि जब ईरान के लिए विकल्प खुल चुके हैं तो फिर अमेरिका किस रणनीति पर आगे बढ़ेगा? युद्ध या भविष्य में हालात अपने पक्ष में होने तक इंतजार करेगा? इस प्रश्न का उत्तर आर्मीनिया की हलचल से मिलता है। आर्मीनिया ने अपने क्षेत्र को अमेरिकी नियंत्रण में देने की तैयारी कर ली है। इस क्षेत्र में अजरबैजान तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दक्षिण आर्मीनिया से अजरबैजान के नखचिवन क्षेत्र जुड़ जाएं और टकराव को टालने के लिए यहां 1000 PMC के सैनिकों की तैनाती भी होगी। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अमेरिका ऐसी जगह पर होगा जहां से ईरान की उत्तरी सीमा पर खतरा बढ़ जाएगा और रूस को चुनौती देना भी आसान हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की तैयारी भविष्य में ईरान पर चौतरफा हमले की स्थिति बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, किम जोंग ने सेना को जंग की तैयारी का ऑर्डर दे दिया है। असली युद्ध के लिए तैयार हो जाए, सेना का है किम जोंग ने। उत्तर कोरिया की सेना का वॉर ड्रिल भी शुरू हो गया है। किस तरह से देखिए तैयारी की जा रही है। असली युद्ध के लिए तैयार हो जाए, सेना कहा है किम जोंग ने। उत्तर कोरिया की सेना और उनके जो सैनिक हैं वो रूस की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन में रूस की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया वॉर ड्रिल कर रहा है। महायुद्ध की तैयारी में है क्या किम? ये बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह है कि किम ने जंग की तैयारी का ऑर्डर दिया है। बड़े युद्ध की तैयारी में है उत्तर कोरिया की आर्मी, ये कहा जा रहा है। उत्तर कोरिया की सेना का वॉर ड्रिल शुरू हो गया है। किम ने जंगी तैयारी का जायजा भी लिया है। आगे क्या हो सकता है समझिए। साउथ कोरिया के साथ तनाव बढ़ने के आसार हैं। यूक्रेन के खिलाफ और सेना भेज सकते हैं किम। कुर्स्क में 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक भी तैनात हैं। इस बीच गाजा से एक अहम खबर। गाजा निवासियों के लिए इजराइल एक ऐसा संकट बन गया है जिसने फिलिस्तीनियों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर बारूद से बचे तो भी भूख से मौत तय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। गाजा की स्थिति, युद्ध और भूखमरी। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग ने गाजा के निवासियों को उस राह पर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास दो ही विकल्प रह गए हैं। ये विकल्प हैं विस्थापन या मौत। मौत अगर इजरायली बारूद से नहीं होगी तो उनकी जान ले लेगी पेट की भूख।
दरअसल बंधक संकट के लिए और हमास के खिलाफ इजराइल 1.5 साल से भी ज्यादा समय से सैन्य ऑपरेशन कर रहा है और इसी सैन्य ऑपरेशन ने गाजा को तबाह कर दिया है। फिलिस्तीनियों के लिए उत्पादन करना या खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है, जिससे गाजा में उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 111 लोग भूख के कारण जान गंवा चुके हैं। जान गंवाने वाले इन लोगों में 80 संख्या बच्चों की है और 21 वयस्क भी भूखमरी की वजह से मौत के शिकार हुए हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस लगातार गाजा में रहने वाले लोगों के लिए सहायता भेज रहा है कि ये सहायता भी इजरायली बारूद के शिकार होने वालों का आंकड़ा बढ़ा रही है। इस बारे में एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए बताया है कि 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की तरफ से गाजा में सहायता पहुंची थी, लेकिन जिस समय लोग खाने की सामग्री ले रहे थे तभी इजरायली सेना ने हमला कर दिया और इजरायली सेना के इस हमले में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। यानी इजरायली सेना गाजा निवासियों को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी मदद भी लेने नहीं दे रही है, जिसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि गाजा पहुंच रही सहायता पर हमास कब्जा कर रहा है और इस सहायता सामग्री के दम पर ही हमास जंग लड़ रहा है। मुमकिन है कि इजरायल का दावा सच भी हो, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि इजरायल के इस कदम से ज्यादा नुकसान आम फिलिस्तीनियों को हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में अब तक भूखमरी से 46 मौत हुई है। इसके अलावा भूख और कुपोषण के शिकार लोगों के आंकड़े भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं और हैरानी की बात है कि इस अमानवीयता को इजराइल यहूदियों के हित में देखता है। यहां तक कि यहूदियों के धर्म गुरु भी यही मानते हैं। सीधा मतलब यह है कि गाजा के लोगों को मारना इजरायली सैनिक और सरकार उस आदेश का पालन मानते हैं जो उन्हें धर्म देता है। फिर वो कीमत अमानवीय ही क्यों ना हो, लेकिन इसका असर यह है कि अब गाजा में रहने वाले नर्क जैसा अनुभव कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार यहां बच्चे हैं, जिन्हें भूख से मरते देखना उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द है। गाजा में बुजुर्गों के लिए भी भूख सबसे बड़ा संकट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे हैं। मालदीव के माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। माले के रिपब्लिक स्क्वायर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया ही गया, साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। 2 दिन के मालदीव के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारह से 1400 द्वीपों पर फैला हुआ है ये मालदीव का पूरा इलाका। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में मौजूद मालदीव साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन भारत का पड़ोसी है। भारत के बहुत अहम संबंध रहे हैं मालदीव के साथ। दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह है यहां पर, जिसके चीफ गेस्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिफेंस समझौते पर भी हस्ताक्षर संभव है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मालदीव का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत भी करेंगे। साथ ही जो बातचीत होगी उसमें डिफेंस का समझौता भी अहमियत रखता है, उस पर भी हस्ताक्षर संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इस दौरे पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के न्योते पर यहां पहुंचे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। लेकिन भारत और मालदीव के संबंधों को और मजबूती किस तरह से दी जाए, वो भी बहुत अहम फोकस है इस दौरे का। हालांकि देखिए किस तरह से जब सत्ता में आए थे मुइज़्ज़ू तो इंडिया आउट के नारे के साथ आए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके न्योते पर बुलाया गया है। मालदीव चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस समारोह में और डिफेंस समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। भारत
लगातार इससे पहले भी डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है मालदीव का, और भारत के साथ जो ये समझौते हैं उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है मालदीव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी संख्या में भारतीय यहां रहते हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हैं। मोइज़ू ही वो राष्ट्रपति हैं जो इस वक्त स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इंडिया आउट का नारा दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटास भी आई, लेकिन अब रिश्ते एक बार फिर सुधरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे हैं और अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। इस वक्त कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लेकर चलते हैं। वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। जैसे सुनामी आई थी ना, मगर जो सुनामी जिस अर्थक्वेक ने सुनामी बनाई वो तो आपने देखा भी नहीं, वो समुद्र के नीचे था, है ना। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पता लगा कि जब सुनामी आई थी 1000 किलोमीटर लंबी मतलब क्रैक जमीन में आया था, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद उसका असर दिखा। वही हुआ है तेलंगाना में। मैं आपको बता रहा हूं, 21वीं सदी डेटा की सदी है। मोदी जी कहते हैं डेटा डेटा डेटा, DDD, 4D, 5D, 3D ऐसे बोलते रहते हैं। सुना ना आपने? 50-60 साल पहले अगर आप पूछते पावर कहां से आती है, लोग आपको कहते पावर तेल से आती है। ब्लैक गोल्ड कहते थे उसको। जिस देश के पास तेल है उसके पास पावर है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर वही सवाल आज आप पूछें तो ब्लैक गोल्ड नहीं है, आज का तेल डेटा है। और डेटा कंपनियों के पास होता है। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए, वो आपको डेटा दिखा देंगे।